आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग देखेंगे। देन डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इस सीरीज में हम डीएनए रेप्लिकेशन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है, जैसे कि कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, इन तीनों मोड को हम लोग देखेंगे। देन इस सीरीज में हम डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले सेवरल एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इस सीरीज में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे और उनका डिटेल्स देखेंगे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे और फाइनली हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इतनी चीज़ें हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि डीएनए जो होता है ये एक मास्टर आर्किटेक्ट है हमारे बॉडी का। यानी हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी में जितने कैरेक्टर्स होते हैं, यानी हमारे जो बिहेवियर हैं, हमारे बॉडी के स्किन का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, यानी हमारे पूरे बॉडी के निर्माण करने का जो डेटा होता है, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन का पूरा जो डेटा होता है वो किसके पास होता है? तो आंसर होगा डीएनए। यानी डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट है हमारे बॉडी का। इसके अंदर वो सारे डेटा मौजूद होते हैं जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो डीएनए को आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके आगे जो वर्ड लगा हुआ है रेप्लिकेशन, इसको हम लोग समझते हैं कि रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो रेप्लिकेशन वर्ड को आप ब्रेक करके इसका मतलब समझ लेंगे, तभी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का डेफिनेशन भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए, रेप्लिकेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड रेप्लिकेयर से मिलके बना है, जिसका मीनिंग होता है रिपीट। यानी डीएनए और रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब रिपीट होना, मीन्स डीएनए से ही न्यू डीएनए की कॉपी बनना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी डीएनए रेप्लिकेशन क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा कि जैसे हमारे सेल में पहले से ही एक डीएनए प्रेजेंट होता है, तो अगर हमारे सेल में ऑलरेडी एक डीएनए प्रेजेंट है तो इस डीएनए को हम पैरेंट डीएनए या टेम्पलेट डीएनए के नाम से जानते हैं, और इसी पैरेंट डीएनए या टेम्पलेट डीएनए से न्यू डॉटर डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बनती है, इसीलिए इस फिनोमिनॉन को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? द आंसर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए फ्रॉम द पैरेंट डीएनए और टेम्पलेट डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। यानी पैरेंट डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन वर्ड की ऑरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड रेप्लिकेयर से हुई है, जिसका मीनिंग होता है रिपीट होना। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो आंसर है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ फिनोमिनॉन इन विच ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। यानी इस प्रोसेस में, जैसे मान लीजिए कि ये एक डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अगर सेल में पहले से डीएनए प्रेजेंट होता तो उसको हम लोग पैरेंट डीएनए या फिर इसको हम लोग टेम्पलेट डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इस टेम्पलेट डीएनए से ही न्यू डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो सेल डिवाइड करती हैं, यानी एक सेल से 2 डॉटर सेल्स या फिर एक सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो एक सेल चूंकि डिवाइड कर रही है 2 डॉटर सेल में या 4 डॉटर सेल में, तो इस सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो भी आपको डबल करने पड़ेंगे, तभी आप सेल को डिवाइड कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक घर है। पहले इस घर में सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, यानी इसमें एक किचन रूम था, एक वॉशरूम था, तो सारी फैसिलिटीज़, उसी फैसिलिटीज़ में सब लोग सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि इस घर में अब बंटवारा होने लग गया। तो जब इस घर में बंटवारा होगा तो क्या होगा कि आपको सारे जो जितनी इसमें संसाधन है, जितने रिसोर्सेज हैं, आपको उसको डबल करना पड़ेगा, ताकि आप जब बंटवारा हो तो लोगों को इक्वली उन सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए आपस में। यानी आपको यदि घर को बंटवारा करना पड़ेगा तो घर में 2 किचन रूम करना पड़ेगा, वॉशरूम्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो फैसिलिटीज़ आपको करनी पड़ेगी। सेम
बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर सेल के साथ भी होता है। यानी जब एक पुराने सेल से नए सेल का निर्माण होता है, तो पुराने सेल से जब नए सेल का निर्माण होता है, तो उस सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, उस एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो आपको चूँकि सेल को डिवाइड करना है और सेल के अंदर प्रत्येक जो नए सेल्स बनेंगे, उसके अंदर आपको नया डीएनए भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए को रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, यानी डीएनए की रेप्लिका कॉपी बनानी पड़ेगी, ताकि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ डीएनए के स्ट्रैंड को। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की नीड क्या होती है। तो अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में कहें कि व्हाट विल बी द नीड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो आंसर हो जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब एक सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, तो उस दौरान उस नए डॉटर सेल्स के अंदर भी डीएनए की स्ट्रैंड जाने चाहिए। इसीलिए हम डीएनए को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करवाते हैं, यानी डीएनए की कॉपी तैयार कराते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग मीनिंग देख चुके थे कि डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द फिनोमिनॉन इन विच ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, यानी ये एक ऐसा फिनोमिनॉन होता है जिसमें पैरेंट डीएनए से या टेम्पलेट डीएनए से हम डॉटर डीएनए का निर्माण करते हैं। और आप एक चीज़ लर्न कर लीजिएगा कि जो पैरेंट डीएनए होता है, यानी एक सेल के अंदर जो पहले से डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए को हम पैरेंट डीएनए या फिर टेम्पलेट डीएनए के नाम से भी जानते हैं। और इसी डीएनए से हम नए डीएनए का निर्माण करते हैं और इस नए डीएनए को हम डॉटर डीएनए बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इसके स्टेप्स को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका फीचर्स देख लेते हैं, यानी डीएनए रेप्लिकेशन का कुछ जनरल फीचर है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट पॉइंट में कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है। यानी सेमी का मतलब होता है हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व्ड। यानी इस लाइन का क्या मीनिंग होगा, तो देखिए जैसे ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए है जिसको हम पैरेंट डीएनए या टेम्पलेट डीएनए के नाम से जानते हैं, और इसी पैरेंट डीएनए या टेम्पलेट डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो जो पैरेंट डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है, उस न्यू डीएनए स्ट्रैंड में जो पैरेंट डीएनए का हाफ स्ट्रैंड जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। यानी अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करिए तो क्या मीनिंग निकलता है, सेमी मीन्स हाफ और कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व्ड, यानी हाफ पैरेंट स्ट्रैंड या हाफ डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो ईच जनरेशन में कंजर्व्ड रहता है। जैसे मैं इस लाइन को आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का डायग्राम है। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये पहले से प्रेजेंट एक डीएनए स्ट्रैंड है। जी इस डीएनए को हम लोग टेम्पलेट डीएनए या पैरेंट डीएनए के नाम से जानते हैं, और इस डीएनए से यहाँ पर दो डॉटर डीएनए का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ पर इस डीएनए से डॉटर डीएनए बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डॉटर डीएनए बन रहा है, यानी आप अगर देखिए तो ये एक न्यू स्ट्रैंड, ये वाला एक न्यू स्ट्रैंड आया हुआ है डीएनए का, लेकिन इसके बावजूद भी जो पैरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है वो भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर भी देखिए ये स्ट्रैंड जो है वो न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, यानी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और ये वाला स्ट्रैंड सेम वही जो पैरेंट का स्ट्रैंड है। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक डीएनए से जब नए डीएनए का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस में जो पैरेंट डीएनए है या टेम्पलेट डीएनए है वो हाफ कंजर्व्ड होता है, यानी संरक्षित होता है। ये पैरेंट डीएनए न्यू डीएनए को बनाते वक्त ये डिसअपियर नहीं होगा, ये गायब नहीं होगा, बल्कि हाफ कंजर्व्ड होगा। तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? द आंसर विल बी during the formation of DNA replication, when daughter DNA is formed, then half strand of template DNA is conserved. This is known as semi conservative. अब आपको समझ आया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी टेम्पलेट डीएनए जो होगा वो हाफ ईच जनरेशन में कंजर्व्ड रहता है, यानी पेरेंट स्ट्रैंड जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर डीएनए में वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, तो अगला पॉइंट है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, मीन्स डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो
दो दिशाओं में होता है। जैसे इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो जब डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो आपको पता है कि पहले हमें इस डीएनए को खोलना पड़ता है, अनवाइंड करना पड़ता है। तो अगर आप मान लीजिए जैसे ये यूकैरियोटिक डीएनए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये यूकैरियोटिक डीएनए है, क्योंकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये यूकैरियोटिक डीएनए है। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल होने का मतलब वो दो दिशाओं से स्टार्ट हो सकता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन इधर से भी स्टार्ट हो सकता है और डीएनए का रेप्लिकेशन इधर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन दो दिशाओं से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि भाई बाई डायरेक्शनल कराते क्यों हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो आंसर हो जाएगा कि यूकैरियोटिक डीएनए इतना बड़ा होता है कि आप उस डीएनए को अगर आप एक दिशा से इसको रेप्लिकेट कराने की कोशिश करेंगे, यानी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, यानी बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम बहुत किल होगा, यानी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डीएनए बहुत तेज़ी से डिवाइड करे तो आपको डीएनए को दोनों दिशाओं से रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि डीएनए बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा कि वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट लाइन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही होता है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों नहीं होता। फिलहाल आप इतना लर्न कर लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एंटायर जीनोम मस्ट बी रेप्लिकेट प्रिसाइजली वंस फॉर एवरी सेल डिवीजन। आप सबको क्लियर है कि जब भी एक सेल जो होती है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाती है या 2 से अधिक डॉटर सेल्स बनाती है, तो उस प्रोसेस में डीएनए के जो कंटेंट्स होते हैं ना उसको भी आपको डबल कराना पड़ता है। यानी इसमें डीएनए है तो आपको इस सेल के जो कंटेंट्स हैं उसको भी आपको डबल कराना पड़ेगा, यानी डीएनए है उस डीएनए को भी आपको डबल कराना पड़ेगा ताकि आप उस डीएनए को इक्वली डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर पाए। अब एक बार हम लोग इसके मोड को देख लेते हैं। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने जो उनके थॉट्स थे, उनकी जो डिस्कवरीज थी उसको उन्होंने दिया था। जैसे फर्स्ट मॉडल जो था वो यहाँ पर बताया गया, पहला इसमें है, जैसे एक मॉडल है सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा है कंजर्वेटिव और तीसरा है डिस्पर्सिव मॉडल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्पर्सिव मॉडल में क्या बताता है। तो देखिए डिस्पर्सिव मॉडल में क्या एक्सप्लेन किया कि डिस्पर्सिव वर्ड का मतलब ही डिस्पर्स होता है। तो डिस्पर्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। जैसे ये एक टेम्पलेट डीएनए है, तो इस टेम्पलेट डीएनए से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है न्यू डीएनए बने हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो न्यू डॉटर डीएनए बन रहा है उसमें ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है और ये ऑलरेडी पेरेंट का डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर मिक्सिंग होती है। पेरेंट डीएनए और डॉटर डीएनए उन दोनों की डिस्पर्स मिक्सिंग होती है यहाँ पर, यानी आपको दिखाई पड़ रहा है ये पेरेंट डीएनए, यहाँ पर ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, देन पेरेंट डीएनए, फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, पेरेंट डीएनए, फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड, फिर पेरेंट। तो इस तरीके से ये डिस्पर्स फॉर्म में होता है। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेटिव में क्या होता है। कंजर्वेटिव में आप क्या देख रहे हैं कि ये पेरेंट डीएनए है, तो इस पेरेंट डीएनए से यहाँ पर डॉटर डीएनए बना हुआ है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कंजर्वेटिव में कि एक पूरा का पूरा पेरेंट डीएनए ही यहाँ पर पूरा कंजर्व हो गया एक स्टेप में, और इस वाले डीएनए में देखिए कोई पेरेंट डीएनए नहीं आया, यानी कंजर्वेटिव मॉडल में जो एक पेरेंट डीएनए वो पूरा का पूरा यहाँ कंजर्व्ड हो गया, और नेक्स्ट डॉटर डीएनए में ये पेरेंट डीएनए नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। लेकिन आप सबको क्लियर है कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है। तो याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जो कि लेटर डिस्कवर हुआ। तो इसमें बताया गया कि जो मिसेल्सन और स्टाल थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन का मोड डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव ना हो करके बल्कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी सेमी मीन्स हाफ और कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व्ड। यहाँ पर क्या था कि पेरेंट डीएनए फुल्ली कंजर्व्ड हो जा रहा है,
लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि पेरेंट का जो डीएनए होता है या जो टेम्पलेट डीएनए होता है वो हाफ कंजर्व्ड होता है ईच जनरेशन में। तो देखिए ये पेरेंट डीएनए, यहाँ पर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, ये हाफ कंजर्व्ड हो रहा है, यानी पेरेंट डीएनए यहाँ पर कंजर्व हुआ और यहाँ पर कंजर्व हुआ। तो इस चीज़ को मिचेल्सन एंड स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि डीएनए परफॉर्म्स 2 फंक्शन, यानी जो हमारा डीएनए होता है वो 2 फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला ऑटो कैटालिटिक और दूसरा हेटरोकैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ और कैटालिसिस मीन्स कैटालाइज, यानी इस प्रोसेस में डीएनए अपने आप को ही कैटालाइज करता है। यानी ऑटो कैटालिसिस प्रोसेस में डीएनए से ही डीएनए की कॉपी बन जाती है। इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। याद रख लीजिएगा कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटीरियल होता है उसमें से डीएनए एकमात्र ऐसा जेनेटिक मटीरियल है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है। जबकि आपको पता है कि आरएनए भी एक जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन आरएनए अपनी कॉपी खुद नहीं बना सकता जैसे कि डीएनए करता है। यानी आरएनए हमेशा यदि आरएनए की सिंथेसिस होनी होती है तो वो हमेशा डीएनए से होती है। लेकिन हमारे पूरी बॉडी में डीएनए एकमात्र ऐसा जेनेटिक मटीरियल है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए इज द स्ट्रक्चर दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये खुद से रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपी खुद से बनाता है। जबकि आपको पता है आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से होता है। तो डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि डीएनए से डीएनए का बनना जो होता है वो रेप्लिकेशन कहलाता है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। फिर इसके डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एंजाइम है हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज ओपन्स और अनवाइंड हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हेलिकेज क्या करता है? तो देखिए इस तरीके से जैसे एक डीएनए है, तो इस डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है डीएनए का अनवाइंड करना, यानी डीएनए को खोलना। आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है वो आपस में जुड़ा होता है, आपस में गुथा होता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड गुथे हुए होते हैं, वो वाइंड होते हैं एक दूसरे से। तो इसको आपको अनवाइंड करना पड़ता है। तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, यानी ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और आप सबको क्लियर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक अट्रैक्शन बॉन्ड, यानी यदि आप डीएनए के स्ट्रैंड को खोलेंगे तो ये बॉन्ड फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएंगे और फिर से ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो क्वाइल्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लर्न कर लीजिएगा कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। तो डेफिनेशन देखिए, याद रखना आसान है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यानी डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? आंसर होगा हेलिकेज। यानी हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इस पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे अलग अलग कर देगा। तो ये काम हेलिकेज का होता है। लेकिन आप एक चीज़ लर्न कर लीजिएगा कि हेलिकेज जो होता है ये अकेले डीएनए के स्ट्रैंड को खोल नहीं सकता, यानी इसमें और भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि डीएनए के इस स्ट्रैंड को खोलने में यूज़ होते हैं। तो अगर आपको, जैसा कि हमने बताया, यदि आप डीएनए के स्ट्रैंड को ऐसे क्वाइल्ड होता है, अगर आप इसको खोलेंगे तो ये फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएंगे। तो जैसे सेम वही कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपके घर में वायर है, कोई वायर है जो इस तरीके से, आपने देखा होगा ऐसे लिपटे हुए वायर्स होते हैं। तो आप अक्सर देखे होंगे जब आप उस तार को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसके दोनों जो तार होते हैं वो अलग अलग हो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो फिर से रिक्वाइल हो जाते हैं, यानी तार फिर से आपस में गुथ जाएंगे। जितना आप उनको खोलने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम बाद फिर से वो तार जो है वो आपस में गुथ जाएंगे। तो सेम प्रॉब्लम हेलिकेज के साथ भी होता है, यानी ये डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ तो देता है और डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग कर तो देता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो फिर से क्वाइलिंग में आ जाते। तो इस क्वाइलिंग के टेंशन को, क्वाइलिंग के तनाव को दूर करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल में गायरेज के नाम से जाना जाता है। तो आप लर्न कर लीजिएगा, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दिस एंजाइम
एंजाइम इज नोन एज डीएनए गायरेज। तो देखिए टोपोआइसोमरेज क्या काम करेगा, तो आगे हो जाएगा कि इट रिलीज द टेंशन, यानी इस डीएनए के बीच में जो स्ट्रैंड में जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, उस तनाव को ये खत्म करते हैं, उस तनाव को ये कम करते हैं। और कैसे कम करेंगे तो वो आप लर्न कर लीजिएगा कि ये कैसे उस तनाव को कम करेंगे ताकि फिर से डीएनए रिकॉइल ना हो। तो देखिए ये डीएनए की स्ट्रैंड है और इसको खोल रहा था हेलिकेज, यानी इसको ओपन किया था हेलिकेज। मान लीजिए ये हेलिकेज एंजाइम है, तो अब जैसे ही हेलिकेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डीएनए यहाँ पे फिर से कॉइलिंग में आ जाएगा। तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जहां पर डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसको बीच बीच से ये कट कर देगा। तो आप दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर टोपोआइसोमरेज ने कट किया, यहाँ पर कट किया, यानी ये क्या करेगा, इट कट्स द स्ट्रैंड, रोटेट्स द स्ट्रैंड एंड रीसील्स द स्ट्रैंड, यानी ये डीएनए के टेंशन को कम करने के लिए डीएनए के स्ट्रैंड को काटता है, उसको घुमा देता है इस तरीके से और फिर ले जा करके इसको सील करा देगा। जिससे क्या होगा कि डीएनए जो होते हैं उनका जो टेंशन है, जो उनमें क्वाइलिंग टेंशन होती है वो कम हो जाती है, यानी फिर से डीएनए जो होता है वो क्वाइल में नहीं आता है। तो ये आप लर्न करिएगा। नेक्स्ट है कि सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसबी प्रोटीन बोलते हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, तो याद रखिएगा कि इट मेक्स डीएनए स्ट्रैंड स्टेबल, यानी ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड में जगह जगह पे क्लिप का काम करता है, यानी ये डीएनए के स्ट्रैंड को स्टेबल करता है ताकि फिर से क्वाइलिंग ना हो पाए। ये डीएनए के खुले हुए स्ट्रैंड को एक दूसरे से दूर रखता है, ये काम होता है सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, यानी ये जो प्रोटीन होती है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड से बाइंड करके उसको स्टेबलाइज यानी उसको स्टेबल करती है, उसको स्थिर रखती है ताकि ये फिर से ये क्वाइलिंग में ना आए, यानी एक क्लिप की तरह ये काम करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं लाइगेज। लाइगेज आप सबको क्लियर होगा लाइगेज क्या काम करता है, तो इट ज्वाइंट्स डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइंट करता है, यानी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज, अब आप याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस का जो मेन हीरो है वो डीएनए पॉलीमरेज है, यानी डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये सारे एंजाइम तो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, लेकिन एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन कराता कौन है, तो आंसर हो जाएगा कि डीएनए पॉलीमरेज। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, डीएनए पॉली मीन्स मेनी, मरेज में सिंथेसिस, यानी डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराने में कौन इन्वॉल्व होगा, आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप का होता है, जैसे वैसे तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेन 3 प्रकार का होता है, तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। पहला देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इट इन्वॉल्व्स इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग गैप्स, यानी आप आगे डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं कि प्राइमर क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में प्राइमर लगता है, उस प्राइमर को हटाने में कौन यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और ये गैप को फिल करता है, यानी जब प्राइमर को आप हटाएंगे तो वहाँ डीएनए के स्ट्रैंड में गैप आ जाता है, इस गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। और ये गैप को किस डायरेक्शन में फिल करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। यानी आप बहुत सिंपल वे में यदि बताना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रूफ रीडिंग प्रोसेस, यानी ये प्रूफ रीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मीन्स प्राइमर को ये रिमूव करेगा और उसके बाद फिर उस गैप को ये फिल कर देगा। सेम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी जो प्राइमर होता है उसको रिमूव करेगा और गैप को फिल करता है, लेकिन इसकी ये जो एक्टिविटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, इस वाले की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस वाले की 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए रेप्लिकेशन का, उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें आप लर्न करिएगा, देखिए आसान भी है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और इसमें थर्ड सब यूनिट भी होते हैं, यानी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहला है अल्फा सब यूनिट, दूसरा है एप्सिलॉन सब यूनिट और तीसरा है बीटा 2 सब यूनिट। तो इन तीनों सब यूनिट का हम यहाँ पर इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए अल्फा सब यूनिट क्या करता है, इसको हम लोग कैटालिटिक यूनिट बोलते हैं, यानी अल्फा सब यूनिट जो होता है वो कैटालाइज करता है प्रोसेस को। एप्सिलॉन सब यूनिट जो होता है वो प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है, यानी प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डीएनए स्ट्रैंड में, जब डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है तो उस डायरेक्शन में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया तो उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना और वहाँ पर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम एप्सिलॉन सब यूनिट का होता है। बीटा
बीटा 2 सब यूनिट क्या करता है, होल्ड्स बोथ स्ट्रैंड्स, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करके रखता है, ये बीटा 2 सब यूनिट का काम है। प्राइमेज एंजाइम एज योर नेम इंडिकेट इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्राइमर, यानी प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है। प्राइमर का रोल आप जानते ही होंगे कि प्राइमर जो होता है वो आरएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं, आरएनए होता है एक प्राइमर, एक प्रकार का आरएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में यूज होते हैं। और न्यूक्लियस क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स इन प्रूफ रीडिंग, यानी न्यूक्लियस और याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये दोनों जो होते हैं ये प्रूफ रीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी फास्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड को तोड़ करके करेक्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं। अब इसके बाद सिग्निफिकेंस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके डीएनए रेप्लिकेशन का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो पहले देखिएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा है डीएनए का एक स्ट्रैंड,